नमस्कार, स्वागत है आपका। एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रयागराज की खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ आरोप तय कर लिए गए हैं। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। एमएलसी पत्नी रामलली मिश्रा के खिलाफ भी आरोप तय हो गए हैं। रिश्तेदार का मकान कब्जा करने का आरोप उन पर है। दोनों के खिलाफ गोपीगंज थाने में एफआईआर दर्ज है। आगरा जेल में बंद हैं फिलहाल बाहुबली विजय मिश्रा। रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। डरा धमकाकर और मारपीट कर मकान पर कब्जा करने का आरोप है। धनापुर में स्थित मकान पर 2001 से जबरन कब्जा करने का आरोप विजय मिश्रा पर है। अदालत से मुकदमे का ट्रायल शुरू करने का अनुरोध किया गया है। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मोइन, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, विजय मिश्रा के खिलाफ ये वो मामला है जिस मामले में वो पिछले साल अगस्त महीने में जेल भेजे गए थे। अपने रिश्तेदार के मकान कब्जा करना, उनके साथ मारपीट करके रंगदारी का मामला था। इसमें उनकी और उनकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में चार्ज फ्रेम किया गया है। आरोप तय कर दिए गए हैं और अब इसका मतलब ये होगा कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर इस मुकदमे का ट्रायल शुरू हो जाएगा और ट्रायल शुरू होने के बाद बचाव पक्ष यानी जो विजय मिश्रा आरोपी हैं, उनकी पत्नी है, उन पर इस बात का दबाव रहेगा कि वो खुद को बेगुनाह साबित करें। जबकि जो अभियोजन पक्ष है यानी सरकारी पक्ष पर ये दबाव होगा, उनको जो है जो आरोप लगे हुए हैं, जिन धाराओं में चार्ज फ्रेम किया गया है, उनको साबित करना होगा कि इन धाराओं में जो है इस आधार पर जो है वो मुकदमा चलाया जाए। तो मुकदमे की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 4 से 6 हफ्ते के अंदर इस मुकदमे का ट्रायल प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में शुरू हो जाएगा और उसके साथ ही साथ जो है वो बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मोइन आपका। और कल वाराणसी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करेंगे। निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कल वाराणसी का दौरा है मुख्यमंत्री का और अपने इस दौरे के दौरान बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। ये जाना कि बाढ़ के हालात कैसे हैं और कितना लोगों के लिए ये बाढ़ मुसीबत बनकर आई है। इसके साथ ही साथ बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी मुख्यमंत्री की तरफ से बांटी गई। उनसे रूबरू हुए मुख्यमंत्री। आपको जानकारी दे दें कि कल से ही मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये जांच परख रहे हैं कि बाढ़ के हालात दरअसल हैं क्या और जमीनी स्तर पर क्या सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो मदद दी जा रही है, क्या वो जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं, ये खुद मुख्यमंत्री सुनिश्चित कर रहे हैं। महराजगंज, सिद्धार्थनगर, यहां का दौरा आज मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। पूर्वी यूपी में बाढ़ के प्रकोप को देखते हुए सीएम योगी एक्शन में हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हवाई सर्वे कर हालात का जायजा ले रहे हैं। सीएम योगी आज महराजगंज और सिद्धार्थनगर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से हालात पर अपडेट लिया। साथ ही राहत सामग्री का भी वितरण किया। सीएम योगी ने अधिकारियों को भी कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कल गोंडा, बलरामपुर और बहराइच का दौरा किया था। पहले से ही जिला प्रशासन को पर्याप्त मात्रा में संसाधन और धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। हर संभावित संवेदनशील गांवों में नावों की व्यवस्था करने, बाढ़ के समय में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट को सक्रिय करते हुए हर पीड़ित परिवार को समय से राहत प्रदान करने और बचाव के लिए इन सभी संस्थाओं को भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर भी हैं, जहां उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री भी बांटी। तो आज गोरखपुर में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसके साथ ही साथ जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हें भी राहत सामग्री बांटी। उस पीड़ित परिवार को तत्काल 95,000 रुपये
मकान क्षतिग्रस्त होने के लिए उपलब्ध करवाए जाएं। कच्चा मकान है तो उसकी अलग राशि है। नदी की धारा में अगर मकान आ गया है तो उस व्यक्ति को तत्काल मुख्यमंत्री आवास योजना से एक आवास उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की गई है। जनहानि पर किसी की दुखद मौत होती है तो आपदा राहत मद से 4 लाख रुपए की राशि उस पीड़ित परिवार को तत्काल उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। किसी किसान की आपदा की चपेट में दुखद मृत्यु होती है, किसान हो, किसान के परिवार का सदस्य हो या बटाईदार हो, उन सभी को भी 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा से आच्छादित करने के लिए आदेश निर्गत किए गए हैं। सांप के काटने से, जंगली जानवर के काटने से किसी की दुखद मृत्यु होती है तो उसे भी तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। 1.5 से 2,000 लोगों को राहत सामग्री दी गई, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मसाले, लाई, बरसाती लाई, भुजा, ये सभी उसके साथ उपलब्ध, चना भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। देखिए, यूपी चुनाव को लेकर एबीपी सी वोटर के सर्वे से अब राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। सियासतदानों के बीच सर्वे के बाद बेचैनी बढ़ गई है। मायावती सर्वे को खारिज कर बसपा की सरकार बनने का दावा कर रही हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ये सर्वे बसपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के मनोबल को गिराने की कोशिश है। तो ऐसे समय में कल मीडिया के एक हिंदी न्यूज़ चैनल द्वारा यूपी में इस बार विधानसभा का चुनाव होने पर भाजपा का वोट प्रतिशत पिछले बार के 40 से भी अधिक दिखाने का इनका प्री पोल सर्वे प्रायोजित ही नहीं बल्कि लोगों को ये हवाई शरारत। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने एबीपी सी वोटर के सर्वे का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अभी जो आंकड़ा 267 दिख रहा है वो आने वाले समय में 350 तक जाएगा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं और योगी सरकार के कामों की वजह से जनता की पहली पसंद भाजपा है। उत्तर प्रदेश में 5 महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर के एबीपी न्यूज़ ने एक बड़ा सर्वे किया है, जिसमें एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बन सकती है। मेरे साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक साहब हैं। सर, एक बार फिर से बीजेपी की सरकार 259 से 267 सीटें मिलने की संभावना है एबीपी न्यूज़ के सर्वे पे। इस सर्वे पे क्या है? जो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के एबीपी न्यूज़ पे सी वोटर का सर्वे आया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, जब दोबारा आप सर्वे करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 350 से अधिक सीटें जीतेगी। हमारी जो कार्य योजना थी, केंद्र सरकार की जो कार्य योजना थी, उन योजनाओं से जनता को सीधा लाभ पहुंच रहा है। हम लोग जनता के सीधे कनेक्ट में हैं। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्राणपण से जुटे हैं, चाहे कोरोना महामारी का काल हो या सामान्य परिस्थितियां हों। केवल भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता ही बूथ से लेकर के और प्रदेश तक सभी लोगों को साथ लेकर के, मतलब प्रदेश के आम जनमानस का आशीर्वाद लेकर के कार्य करता रहा है। अभी लगभग 4.5 वर्ष बीते हैं। जब आप देखेंगे कि दोबारा आप सर्वे करेंगे तो ये सर्वे 350 को भी क्रॉस करेगा। सर, इसमें एक चीज़ और आया है कि बसपा को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 19 पे वो थे और उससे भी कम सीटें मिलती दिखाई दे रही, जबकि समाजवादी पार्टी एक आपकी मुख्य प्रतिद्वंदी बन के आ रही है। तो क्या बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन से उनको कोई फ़ायदा नहीं होने? दरअसल ये सर्वे बता पाएगा जिन लोगों ने सर्वे किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा मुख्य विपक्षी दल हमारा कोई है ही नहीं।
वहीं देखिए, कांग्रेस ने भी एबीपी और सी वोटर के सर्वे पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि ये सर्वे कहां किया गया। कांग्रेस की बताई है, भाजपा को कितनी है, सपा को कितनी है, बसपा को कितनी है, सोहेल देव को कितनी है, राष्ट्रीय लोक दल को कितनी है, ओवैसी जी को कितनी है, आम आदमी पार्टी को कितनी है, अपना दल को कितनी है, अपना दल दूसरा वाला है उसको कितनी है। तो सवाल एक का नहीं है, सवाल सभी का है। तो ये क्या मतलब है? सबसे पहले जहाँ से सर्वे आया है वो बताएं, कहाँ से सर्वे किया आपने, किस स्तर सर्वे किया। दूसरी चीज़, क्या इस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि भाजपा की जो सीटें आपने बताई, कांग्रेस की जो सीटें बताई, सपा की जो सीटें बताई, तो भाजपा की जो सीटें आपने निकाली तो उनके अलाइंस पार्टनर कौन कौन थे, उनको शामिल करते हुए आपने सीटें निकाली कि अकेले निकाली? वहीं अयोध्या में एआईएमआईएम के शोषित वंचित समाज सम्मेलन का अयोध्या के संतों ने विरोध कर दिया है। संतों ने असदुद्दीन ओवैसी के पोस्टर पर फैजाबाद जिला लिखा होने की वजह से नाराजगी जाहिर की है। इस मुद्दे पर संतों का कहना है कि रैली अयोध्या में नहीं होने देंगे और संत समाज इसका विरोध करेंगे। क्या कहा, आखिर आपको इतना चिढ़ अयोध्या से क्यों है? आप फैजाबाद क्यों कर रहे हो भाई? जब सरकारी अभिलेख में अयोध्या जिले का नाम दर्ज हो गया तब आपके पोस्टर पर क्यों फटा फैजाबाद का नाम? तो दुर्भाग्य है आपकी भाव, आपकी विचारधारा इसका पुरजोर विरोध और निंदा करते हैं और मांग करते हैं आप अपनी पोस्टर को डिलीट करो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अयोध्या में से शुरुआत जितने भी नेता हैं सारे लोग इलेक्शन की शुरुआत अयोध्या कर रहे हैं। सवाल रहा जो है अयोध्या का, अवैसी भी अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में अवैसी की ज़रूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो और हमारे यहाँ अयोध्या का चाहे मुसलमान हो। मुसलमानों पे राजनीति करना ये नेताओं की बहुत बड़ी एक राजनीति हो जाती है। लोग इन जो है मुसलमानों को लेकर राजनीति करते रहते हैं और ख़ास तौर से मुसलमानों से हम एक अपील करते हैं कि अवैसी साहब से लोग होशियार रहें। कल मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत होने वाली है और किसानों के वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। दावा है कि कल लाखों किसान महापंचायत में शामिल होंगे। उनके ठहरने से लेकर सभा स्थल तक सभी इंतजाम कर लिए गए। नगर के जीआईसी ग्राउंड में 5 सितंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चे की महापंचायत में शामिल होने के लिए किसान अन्य राज्यों से पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जो अन्य राज्यों से आए हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार वो कब चले थे अपने गंतव्य से और कब यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरीके की तैयारी है इस महापंचायत को लेकर के। दद्दू, क्या कहेंगे, कहाँ से आ रहे हैं आप? फर्रुखाबाद से आए हैं। कब पहुंचे यहाँ पे? अच्छा, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं और कब यहाँ पर पहुंचे इस सभा स्थल पे? हम कल चले थे 6 बजे और रात भर चल के सुबह 9 बजे यहाँ आए। और जब महापंचायत में हम का आए, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश हर प्रांत को आदमी निकल आए। क्या आप इस महापंचायत में शामिल होने के लिए आए हैं? क्या मन में विचार लेके आए हैं, क्या होना चाहिए? ये 3 काला कानून वापस हो जाए और समस्याएं वो हल हो जाए बस। और अच्छा, क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? अब यही किसानों की जो समस्याएं हैं वही है और क्या। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो किसान पहुँच रहे हैं उनका कहना है कि उनकी समस्याएं हल हो जाएं, नहीं तो उनका धरना प्रदर्शन लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। क्योंकि महापंचायत में इस बार ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार कृषि कानून उनके विरोध में क्यों है और इस कानून को लेकर के आगे की रणनीति किसान क्या तय करेंगे। मुजफ्फरनगर से वीडियो जर्नलिस्ट अमरजीत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। गोरखपुर में इस वक्त मौजूद है, सीधा आपको लिए चलते हैं। तटबंध मजबूत होने के कारण ये सभी अभी सुरक्षित हैं, लेकिन सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। कल से एक विशेष अभियान चलेगा और मैं चाहूंगा कि सभी जनप्रतिनिधि उसके साथ जुड़े। बाढ़ के बाद अभी बाढ़ का कार्य अगले 3-4 दिनों के अंदर प्रशासन से कहा गया कि हर पीड़ित परिवार को राहत पैकेट, राहत की सामग्री अगले 3-4 दिन के अंदर हर हाल में उपलब्ध करवा दिया जाए। लेकिन बाढ़ के बाद तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां होती हैं जो जल जनित और विषाणु जनित होती हैं। उससे
जन धन की हानि न हो। कल से एक विशेष अभियान चल रहा है। हर जिले में वरिष्ठ अधिकारी भेजे गए हैं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, छिड़काव, बीमारी से बचाव के लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था, अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करूंगा कि वे अपने फील्ड में रह करके जनता जनार्दन की सेवा के लिए कार्य करें, जिससे आपदा के साथ साथ इस बाढ़ की विभीषिका के बाद भी कोई संकट आता है तो उससे समय से निपटा जा सके। इस संकट के समय में सरकार आपके साथ में है। आप सबके सुख और समृद्धि की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, गोरखपुर में मुख्यमंत्री मौजूद हैं और संबोधित इस दौरान उन्होंने किया। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए तमाम सामग्री, जरूरत के सामान मुख्यमंत्री बांट रहे हैं, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे रूबरू होकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ चीजें उन्हें मिल पा रही हैं। और देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कथित फर्जी डिग्री के मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को राहत मिल गई है। कथित फर्जी डिग्री मामले में दाखिल अर्जी खारिज हो गई है। प्रयागराज की एसीजेएम नम्रता सिंह ने खारिज कर दी है अर्जी। कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 1 सितंबर को फैसला रिजर्व रख लिया था। आरटीआई एक्टिविस्ट और वरिष्ठ भाजपा नेता दिवाकर त्रिपाठी की ओर से यह अर्जी दाखिल की गई थी। हाई स्कूल की फर्जी सर्टिफिकेट पर पेट्रोल पंप हासिल करने का आरोप लगाया था। फर्जी डिग्री लगाकर 5 अलग-अलग चुनाव लड़ने का भी अर्जी में आरोप था, लेकिन इस अर्जी को अब खारिज कर दिया गया है। कथित फर्जी डिग्री मामले को खारिज कर दिया गया है। मोइन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। मोइन, क्या डिटेल्स आपके पास? जी, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं दिवाकर नाथ त्रिपाठी। उन्होंने प्रयागराज की कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की थी और इस मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की थी। उनका ये आरोप था कि केशव प्रसाद मौर्य ने 5 चुनावों में 2 तरह की डिग्री का जिक्र किया हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए। प्रयागराज की एसीजेएम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। 1 सितंबर को इस मामले में जजमेंट रिजर्व कर लिया गया था। अब से कुछ देर पहले जो फैसला सुनाया गया है, उसमें जो अर्जी थी दिवाकर नाथ त्रिपाठी यानी शिकायतकर्ता भाजपा नेता की, उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया है। हालांकि जो शिकायतकर्ता है बीजेपी नेता, उनका ये कहना है कि वो इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जल्द ही चुनौती देंगे। बिल्कुल मोइन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। प्रयागराज से अगली खबर, पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानलेवा हमले के मामले में अतीक अहमद की जमानत रद्द कर दी गई है। यूपी सरकार की अपील पर कोर्ट ने जमानत को रद्द कर दिया गया है। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत रद्द हो गई है। धूमनगंज थाने में दर्ज हुआ था केस। इस मामले में अतीक अहमद को पहले ही जमानत मिली हुई थी। यूपी सरकार की तरफ से जमानत निरस्त करने का अनुरोध किया गया था। जमानत की शर्तों को तोड़ने की वजह से बाहुबली को झटका लग गया है। मोइन, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, ये अतीक अहमद से जुड़ा हुआ मामला है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। नए मामलों में उसे जमानत नहीं मिल पा रही और जो जिन पुराने मामलों में जमानत मिली हुई थी, उसमें एक एक कर सरकार के अनुरोध पर अभियोजन पक्ष की पैरवी की वजह से वो जमानतें जो है वो निरस्त होती जा रही हैं। तो बाहुबली अतीक अहमद इन दिनों गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है और आज जमानत निरस्त होने का सीधा मतलब है कि अभी लंबे अरसे तक उसे जेल में रहना होगा और फिलहाल जेल से बाहर आने का कोई रास्ता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, यानी मुश्किलें जो है पूर्व बाहुबली की बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही हैं। मोइन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।